नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। सुर्खियां अखबार की में हम नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर और विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर अखबार में क्या है जानकारी। शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। पीएम मोदी ने मंत्रियों और सांसदों के साथ साबरमती रिपोर्ट जो नई फिल्म आई है वो देख ली है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित 10 साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए और स्क्रीनिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सांसद भी मौजूद थे। राजनेताओं के साथ फिल्म के कलाकार भी उनके साथ शामिल हुए और इस दौरान फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 10 साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल होने को अपने करियर का हाईएस्ट पॉइंट बताया है। और स्क्रीनिंग के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर थिएटर के अंदर से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है 10 साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में एनडीए के साथी सांसदों के साथ शामिल हुआ। तो देखिए, खबर का जिक्र है दैनिक जागरण अखबार मेरे हाथ में है और हेडलाइन है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ देखी साबरमती रिपोर्ट। तो नई दिल्ली में कल का दिन है, सोमवार का दिन है, जब फेमस फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और मंत्री परिषद के अलग अलग सदस्य जो हैं मौजूद रहे। ये फिल्म जो है गुजरात गोधरा कांड पर आधारित है और फिल्म में देखिए दिखाया गया कि किस तरह उस वक्त मीडिया के एक धड़ी ने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को छिपाकर और राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकरण को गलत तरीके से पेश किया। पूरी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ नहीं साझा की, जिसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। संसद परिसर के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके निर्माताओं को बधाई का पात्र बताया है। और देखिए, फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रधानमंत्री जब इसे देखा उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी तारीफ भी की है और कहा है कि सच्चाई को ज्यादा वक्त तक नहीं दबाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी गोधरा कांड का सच्चाई सबके सामने लाने के लिए फिल्म की खासी प्रशंसा की है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाल योगी सभागार में एनडीए सांसदों और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये फिल्म देखी है। और फिल्म के अगर मुख्य कलाकारों की बात करें तो विक्रांत मैसी ने फिल्म में अच्छी भूमिका अदा की है, अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। आज शुरुआत उन्होंने कैमरामैन से की, उसके बाद उनकी जर्नलिस्टिक अप्रोच है वो बाहर निकल कर आई। फिल्म में और भी कई ऐसे कलाकार थे जो आप पहले देख चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासी पसंद आई है और फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है, खासतौर से इसलिए क्योंकि गोधरा कांड पर ये फिल्म जो है वो बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, जैसा कि मोनिका ने भी जिक्र किया कि गोधरा कांड पर ये पूरी फिल्म तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सांसदों और तमाम मंत्रियों के साथ मिलकर इस मूवी को देखा और जो उसके बाद पोस्ट किया गया एक्स पर, जो तस्वीरें पोस्ट की गई उसमें साफ लिखा गया कि सच्चाई को आप ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी कि बीते रोज संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में मंत्रियों और एनडीए के सांसदों के साथ गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री परिषद के सदस्य और फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं फिल्म के निर्माता के प्रयासों की सराहना करता हूं क्योंकि गोधरा कांड की जो सच्चाई इस फिल्म के जरिए दिखाई गई है और जो मीडिया की भूमिका थी उसे दिखाया गया, इसकी जमकर सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। तो बिल्कुल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिंदे फिर से अस्वस्थ हैं, महायुति की बैठक चली है। अजीत को दिल्ली से बुलावा आया है। नवभारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है, दैनिक जागरण में खबर छापी गई है, अमर उजाला में इसे तरजीह मिली है। जाहिर है बड़ी खबर है क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में अभी भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 दिन बीत चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया, तय नहीं हो पाया। महायुति गठबंधन के बीच जारी उठापटक के बाद भी महाराष्ट्र की सियासी मिस्ट्री अभी तक उलझी हुई है। कार्यवाहक सीएम शिंदे बीमार हैं, पवार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन फैसले को लेकर होने वाली बैठक जो है पेंडिंग है। तो देखिए, बैठकों का कई दौर का सिलसिला अगर हम देखें तो वो चला है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। अभी भी
अगर हम देखें तो ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर कौन जो है महाराष्ट्र का सीएम होगा। और तमाम अखबारों में इस खबर को तरजीह मिली है। इसके साथ देखिए तमाम टीवी चैनल्स पर भी अगर आप देखेंगे तो कल से ये खबर, कल से क्यों, जब से महायुति गठबंधन ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तब से ये खबर जो है छाई हुई है, बैठ के चल रही है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोई गतिरोध तो नहीं है महायुति गठबंधन के बीच, इसीलिए वो ये फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि कौन सीएम बनेगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के पास चूंकि देखिए सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, इसलिए बीजेपी का सीएम होगा। अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर किसी को ऐतराज तो नहीं है, आम सहमति है, लेकिन अगर आम सहमति है तो पेच कहां पर अटका हुआ है, ये भी बड़ा सवाल होगा। इस बीच देखिए एनसीपी ने अपनी डिमांड रखी है और माना जा रहा है कि तकरीबन मान ली गई है। अब शिवसेना जो गुट है उनकी तरफ से पहले बीजेपी को समर्थन दे दिया गया था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं उनकी दबी ख्वाहिश है कि वो भी मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहते हैं, तो ये भी एक पेज है। इस बीच गृह मंत्रालय भी उन्होंने मांगा है। गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय जो ज़्यादातर हर पार्टी अपने पास रखना चाहती है, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि वो इसको भी अपने पास रखे। बहरहाल पेज कहाँ फंसा हुआ है कि देखना होगा। शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है, ये बता दिया प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं इसे लेकर, लेकिन अभी भी सीएम का जो फेस है, जो नाम है, उसका ऐलान नहीं हो पाया है। बिल्कुल देखिए, और महाराष्ट्र की अगर हम बात कर ले तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, महायुति की जीत भी हो गई। महायुति की जीत के बाद भी अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच सुर्खियां ये भी थी कि एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं, रिपीट होना चाहते हैं, उन्हें इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें रिप्लेस किया जाएगा और इस बार बीजेपी से मुख्यमंत्री हो सकता है। जैसा कि मोनिका ने जिक्र भी किया कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगातार रेस में आगे चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस के सामने बीजेपी की ओर से कोई दूसरा नाम अब तक सामने नहीं आया है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है। अब एकनाथ शिंदे एकदम से मीडिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि जो पार्टी कहेगी, जो साथ मिलकर गठबंधन तय करेगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। और खुद एकनाथ शिंदे की ओर से यह कहा गया कि जो भी फैसला पीएम मोदी या फिर अमित शाह लेंगे उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले जरा आप कुछ दिन पहले नजर डालिए, जिस दौरान परिणाम आए और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री फिर से बनने की एक इच्छा जाहिर की, तब उन्हें मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनाए जाने को लेकर वो काफी ज्यादा नाराज हुए। वो अपने गांव भी चले गए। इसको लेकर विपक्ष ने चुटकी भी ली कि आप चुनाव तो जीत गए, लेकिन आपके पास मुख्यमंत्री फेस नहीं है, चेहरा आप तय नहीं कर पा रहे, और ये संशय अब भी बरकरार है। 5 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 5 तारीख को महाराष्ट्र में सीएम शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे आजाद मैदान में होने वाला है। लेकिन अब तक बीजेपी या फिर कह सकते हैं कि महायुति ये तय नहीं कर पाई है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने कह देते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी तबीयत ठीक ना होना और विधायक दल का नेता जो चुना जाना है उसको लेकर भी जो बैठक होनी थी उसमें शामिल ना हो पाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है और साथ ही विपक्ष को भी एक मुद्दा दे रहा है जिसके जरिए विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सके। और सबसे जरूरी बात यह हो गई है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा की जा रही है, सीट शेयरिंग की बात की जा रही है, देखिए इस बात से ऐतराज नहीं है और ना ही इनकार किया जा सकता है कि इस बार के भी चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की है और लाजमी सी बात है कि दबदबा बीजेपी का रहने वाला है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर, यानी कि विभाग कौन सा किसको दिया जाए, मंत्रालय की बंटवारे को लेकर भी संशय बरकरार है, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय दे दिया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे को क्या गृह मंत्रालय दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की हर बार कोशिश यही रहती है, हर बार चीजें कुछ इस तरह से प्लान की जाती है कि जो महत्वपूर्ण विभाग है या फिर कह सकते हैं कि बड़ा डिपार्टमेंट है, वो बीजेपी अपने पास ही रखती है। फिलहाल एक बार फिर से नाराजगी की अटकलों के बीच तबियत खराब हो गई है एकनाथ शिंदे की, और मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा या फिर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को टाल दिया जाएगा, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। संसद में लगातार 5वें दिन कामकाज ठप, चीन मामले में बयान नहीं दे पाई सरकार, और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए और सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कि अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, उसके अलावा दैनिक जागरण में भी खबर को तरजीह मिली है। और इस बीच देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बर्फ पिघल गई है, ये कहा जा रहा है। आइस ब्रेक हो गई हैं और आज से बिना बाधा संसद की कार्यवाही जो है वो चलेगी। देखिए अभी तक हम लगातार देख रहे थे कि संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार जो कार्यवाही थी वो हंगामे की भेंट चढ़ रही थी। विपक्ष लगातार हंगामा बरपाए हुए था, जिस वजह से कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देखिए लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई समन्वय बनाने के लिए और गतिरोध को खत्म करने पर सहमति जो है वो बन गई है, यानी कि अब बिना बाधा के संसद की कार्यवाही जो है चल पाएगी। इस बीच देखिए बता दें कि अदानी समूह पर अमेरिकी अभियोग, मणिपुर और संबल हिंसा पर चर्चा कराने की मांग को लेकर अड़े विपक्ष का सरकार के साथ गतिरोध खत्म हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन कार्यवाही ठप हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमी जो बर्फ है वो पिघली और आज से सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने की जो कोशिश है उस पर सहमति बन गई है। तो अब जो कामकाज है वो बेरोक-टोक होगा, यानी कि बिना बाधा के चलेगा, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि बातचीत होगी। इस बीच ये भी बता दें कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी को मंगलवार को यानी आज लोकसभा में बोलने की अनुमति दी जाएगी। स्पीकर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को भरोसा दिया है। साथ ही बैठक में विपक्ष को मणिपुर हिंसा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और अदानी समूह से जुड़े मसले पर नियमानुसार बोलने या चर्चा कराने का आश्वासन दिया है। और यही तो पूजा विपक्ष मांग भी रहा था, यानी कुल मिलाकर विपक्ष की बात को मान लिया गया है, तरजीह दी जा रही है और इसीलिए संसद की कार्यवाही जो है हम देखेंगे कि आज से सुचारू रूप से चल पाएगी। लेकिन जो मसले विपक्ष ने चुने हैं, इन मसलों पर जब बोलने का अधिकार मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हंगामा ना हो, ऐसा तो होगा ही। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही की अगर हम बात कर लें तो 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट ही सदन के अंदर चर्चा हो पाई है। उम्मीद ये की जाती है कि हर बार शीतकाल के दौरान कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों को उठाया जाए और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाए, जिन पर चर्चा करने के साथ ही समाधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से सदन की कार्रवाई को बाधित किया गया, आज ये उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और निर्विरोध इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल देखिए गतिरोध टूट चुका है और तमाम अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। जो अहम मसला था अदानी का मसला, उस पर भी अब बातचीत के लिए तैयार हो गया है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि संभल मामला जो कि बहुत संवेदनशील बना हुआ है, इस मामले पर भी समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। अदानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ नजर आ रही है। बैठक में नहीं पहुंचे हैं टीएमसी सांसद। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। अदानी मसले पर इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वो गतिरोध है, वो एक मत नहीं है। अदानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग पर इंडिया गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। गठबंधन की बुलाई बैठक में तृणमूल कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं पहुंचा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद के बाहर कहा कि गठबंधन सहयोगी हमारे किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो ऐसे में हम बैठक में क्यों शामिल हो। ओब्रायन ने कहा कि वो जनता के मुद्दों के लिए सदन को चलाने के पक्ष में है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में जाकर क्या करेंगे जहां सिर्फ अदानी ही मुद्दा हो। ओब्रायन ने कहा हमारी पार्टी के 6 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि सदन पटल पर उठाया जाए। ये जनता के मसले हैं, इनकी जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। इसमें बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता और आय का असमान वितरण, बेरोजगारी, उर्वरकों की कमी, विपक्षी दलों को मिलने वाले धन में केंद्र का गैर जरूरी हस्तक्षेप और मणिपुर, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं। और अगर हम देखें कांग्रेस और उसके सहयोगी केवल कुछ मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, तो देखिए ये भी काफ़ी अहम है और सरकार को कहीं ना कहीं निशाना साधने का मौका देखें। अगर हम देखेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं अलग अलग मंचों से निशाना ये साध रही है कि
अब इन मसलों पर इंडिया गठबंधन में ही आपसी सहमति नहीं है। ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत सरकार की है, क्योंकि अदानी मसले पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ है। अब देखिए, अदानी मसला ही एक बड़ा मसला था, जिस पर तमाम मसलों में से एक बड़ा मसला था, जिस पर विपक्ष जो है वो लगातार ये मांग कर रहा था कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चूंकि सरकार नहीं मान रही थी, इसीलिए हंगामा लगातार बरपा हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं सरकार की, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो ही इसमें समान राय नहीं रखते हैं, वही कहीं ना कहीं एक मत इस पे नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस मसले पर सरकार को किस तरह से घेर पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सत्ता विपक्ष के बीच पिघली है बर्फ और आज से बिना बाधा चलेगी संसद। इस खबर का पहले भी जिक्र हमने किया था और एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, चूंकि बड़ी खबर है इसलिए आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की कल मीटिंग हुई। इसमें तय हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को ठीक से चलाया जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांगे रखी हैं, जिसे मान लिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन नहीं चलना, जनता के पैसों का नुकसान होना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष के बीच पिघली बर्फ, आज से बिना बाधा चलेगी संसद। और ये खबर हमने कुछ देर पहले भी आपको बताई थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि अब बिना किसी बाधा के सदन की कार्यवाही चल पाएगी। अडानी समूह पर अमेरिकी अभियोग, मणिपुर और संभल हिंसा पर चर्चा करने की मांग को लेकर अड़े विपक्ष का सरकार के साथ गतिरोध जो है वो खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन कार्यवाही ठप हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुला ली और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमी बर्फ पिघली और मंगलवार से सदन सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बनी। देखिए, अगर हम बात करें सदन की कार्यवाही की, चाहे फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किस तरह से विपक्ष जो है वो वी वांट जस्टिस का नारा लगा रही थी और वॉकआउट कर रही थी। चाहे वो संभल का मुद्दा हो, अडानी मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रही थी और सत्ता पक्ष से इसका जवाब चाहती थी। लेकिन जमकर हंगामा किया गया। 4 दिन की कार्यवाही में सिर्फ 40 मिनट तक ही सदन की कार्यवाही चल पाई। कल भी आपको याद होगा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और अगर हम आज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बर्फ है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के बीच पिघल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्यवाही अब शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी। मोनिका, बिल्कुल, देखिए, अहम बात इसमें एक ये भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन का अगर हम जिक्र करें तो INDI के आपसी मतभेद, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस का जो रुख नजर आया वो अलग राह पर चल रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस को अदानी और मणिपुर मुद्दे पर अपने आक्रामक तेवर को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। वाम दल भी अब अदानी मुद्दे से दूरी बना चुके हैं। ये दैनिक जागरण अखबार का मैं आपको बता रही हूँ रुख। इससे पहले हमने ये जिक्र किया था कि लोकसभा स्पीकर ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन अब आपको ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टियों के अलग अलग रुख नजर आए हैं और गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार नजर आ रही है। तो वाम दल भी अब अदानी मुद्दे से दूरी बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता संभल है। ये आप अलग अलग रुख देख रहे हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज देख रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक में अदानी मामले, मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इससे साफ है कि संविधान पर चर्चा के प्रस्ताव के जरिए गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने हामी भर दी है, मगर इन दोनों विवादित मुद्दों पर विपक्ष को मौका देने के लिए अब भी तैयार नहीं है। तो देखिए, इससे पहले जिस अखबार का जिक्र किया था उसमें एक अलग एंगल दिया गया था और इसमें एक अलग एंगल है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझिए कि संसद की कार्यवाही चलेगी। जो हंगामा अभी तक हो रहा था वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष भी कुछ हद तक झुका है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो मजबूती न, जिस मजबूती से वो हंगामा कर रहे थे, वो मजबूती अब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपसी मतभेद हैं और आप इन मसलों पर अलग अलग चल रहे हैं। संभल का मसला, किसी उसको समाजवादी पार्टी को संभल के मसले में इंटरेस्ट है, अदानी के मसले पर कांग्रेस को इंटरेस्ट है, लेकिन वामदल और TMC को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। देखना होगा कि आगे किस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आता है और सरकार को घेर पाता है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। चले तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा का सिटिंग प्लान जारी, पहली सीट पर बैठेंगे PM मोदी। तो देखिए, लोकसभा का जो पूरा सिटिंग प्लान है वो
तय हो चुका है। और पहली सीट की अगर हम बात करें तो पहली सीट पर पीएम मोदी बैठेंगे और पहली सीट पर पीएम मोदी बैठने के साथ ही ये काफी महत्वपूर्ण है। शाह के पास गडकरी, प्रियंका चौथी पंक्ति में बैठेंगी। तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिटिंग प्लान जो है वो तय हो चुका है और शाह के पास गडकरी बैठेंगे, प्रियंका जो है चौथी पंक्ति में बैठेंगी और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। और बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहली सीट पर बैठेंगे विपक्ष की, और उनके ठीक सामने दूसरी ओर से पहली सीट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय से जारी सिटिंग प्लान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को गृह मंत्री अमित शाह के बगल में पहली पंक्ति में चौथी सीट दी गई है। इससे पहले वो दूसरे कॉलम में सीट नंबर 58 पर बैठते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के बगल में दूसरी सीट पर बैठेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अगली पंक्ति में सीट नंबर 355 आवंटित हुई है। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय यादव उनके बगल में बैठेंगे। और देखिए इस तरह से ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो जारी हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आमने सामने बैठते हैं, क्या इसका भी कोई असर नजर आता है कि लोकसभा में किस तरह से वो चीटाकशी होती है, वो जो पलटवार होते हैं, वार होते हैं, वो उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठेंगे, क्योंकि अक्सर आपने वो अंदाज देखा होगा कि जवाब दिया जाता है और बहुत मुस्कुराहट जो है उस टाइम पे देखने को मिलती है। और कई बार होता है कि बहुत गंभीर मसले भी इस अंदाज में कह दिए जाते हैं, इस अंदाज में बयां कर दिए जाते हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही जो लगातार बाधित हो रही थी, कम से कम वो शुरू हो पाएगी। और जो अगर हम देखेंगे तमाम जो काम अभी तक रुके हुए थे, जो डिस्कशन, जो चर्चाएं, जो अहम मसले संसद में उठने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं इससे अछूते रह पा रहे थे। लेकिन अब ये कामकाज जो है सुचारू ढंग से हो पाएगा। बिल्कुल देखिए, और ये खबर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। अखबार है अमर उजाला और अपने आप में ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाह के पास गडकरी और प्रियंका चौथी पंक्ति में बैठेंगी। ये खबर अमर उजाला में इसे छापा गया है और ज़्यादा जानकारी क्या है वो मैं आपको पूरी डिटेल इस खबर की बताऊंगी, क्योंकि सदन में कौन कहाँ बैठेगा इसका भी अपना एक महत्व है, इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। देखिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहली सीट पर बैठेंगे, वहीं विपक्ष की ओर से उनके ठीक सामने दूसरे ओर से पहली सीट पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय से जारी सिटिंग प्लान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अब गृह मंत्री अमित शाह के बगल में पहली पंक्ति में चौथी सीट दी गई है और इससे पहले वो दूसरे कॉलम में सीट नंबर 58 पर बैठते थे। लेकिन इस बार ठीक अमित शाह के चौथी सीट पर नितिन गडकरी बैठे हुए आपको नजर आएंगे। इससे पहले वो दूसरे कॉलम में बैठा करते थे, यानी कि अमित शाह और पीएम मोदी के पीछे वाली सीट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के बगल में दूसरी सीट पर बैठे हुए आपको नजर आ जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अगली पंक्ति में सीट नंबर 355 आवंटित की गई है और तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय यादव के बगल में वो बैठेंगे। उनकी पार्टी के अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और सौगत रॉय को दूसरी पंक्ति में 280, 281 और 284 नंबर की सीट आवंटित की गई है, जबकि डीएमके के नेता टीआर बाबू और ए राजा को भी अग्रिम पंक्ति की सीट आवंटित की गई है। वायनाड से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी। उनके लिए ये कार्रवाई सदन की बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को चौथी पंक्ति में सीट नंबर 517 आवंटित की गई है। सदन में पश्चिम बंगाल से बशीरहाट के सांसद टीएमसी के एस.के. नूरुल इस्लाम के निधन के बाद एक सीट खाली है। तो देखिए कहीं ना कहीं सदन में सिटिंग प्लान भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है और अगर लोकसभा की अगर हम बात कर लें और सदन की जो कार्रवाई चल रही है इसमें मुद्दों को किस तरह से उठाना है और मुद्दों को पहले कौन उठाएगा, उस पर सत्ता पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जवाब पेश करने का जो अधिकार है। अगर हम इस तरफ सत्ता पक्ष की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब पेश करेंगे और क्योंकि आज ये उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी तो ऐसे में आपको हर एक सवाल
का जवाब भी सुनने को मिलेगा। वहीं अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, तो राहुल गांधी हर एक सवाल उठाने का पूरा अधिकार रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की अगर बात कर ले, अपने अपने राज्यों की अगर हम बात कर लें, तो राज्यवार तरीके से हर एक नेता के पास मौका होगा सवाल पूछने का, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने का, सत्ता पक्ष के कामकाज को लेकर सवाल खड़े करने का। और कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और अमित शाह के साथ ही राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद होंगे। खबरों में बढ़ते आगे, बांग्लादेश में प्रताड़ित भारतीयों को बंगाल में जगह देने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। जी हां, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर कल चिंता जताते हुए केंद्र से वहां शांति सेना तैनात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में अपने संबंधों में ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां सताए गए भारतीयों को वापस लाने के हस्तक्षेप करने की अपील की है। बंगाल के सीएम ने कहा कि पीड़ित भारतीयों को बचाकर लाने और उनका पुनर्वास करने की तत्काल जरूरत है। जरूरत पड़ी तो हम उन्हें बंगाल में पुनर्वास कराने के लिए तैयार हैं। हमें उनके साथ रोटी साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनके भोजन की कमी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी भी धर्म में विभेद नहीं करती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर हो रहे अत्याचारों की हम निंदा करते हैं। देखिए, खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। दैनिक जागरण में बांग्लादेश में प्रताड़ित भारतीयों को बंगाल में जगह देने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। बंगाल के सीएम ने कहा है कि बांग्लादेश में शांति सेना तैनात करने को संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करे केंद्र। तो केंद्र सरकार से भी अपील की है और साथ साथ देखिए ये भी उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश सरकार अगर ना रोके तो वहां से हर हिंदू भारत आ जाए। बांग्लादेश स्थित शक्तिपीठ के पदाधिकारी ने बताया कि पोल खुलने के डर से हिंदुओं को आने नहीं दे रहे, उन्हें मारा जा रहा है। तो स्थिति बहुत खराब है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की। और इस बीच देखिए बंगाल की सीएम ने चिंता जाहिर की है इस पर और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया जाए, इस बाबत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। विधानसभा में अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से वहां सताए गए भारतीयों को वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित भारतीयों को बचाकर लाने और उनका पुनर्वास कराने के लिए हमें तत्काल आगे आना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम बंगाल में पुनर्वास कराने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनके भोजन में कोई कमी नहीं होगी। धर्म में वो विभेद नहीं करती हैं और दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता है तो वो इसकी निंदा करती हैं। ममता ने कहा कि बांग्लादेश में जो संघर्ष का माहौल बन गया उसे संभालने की क्षमता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के पास नहीं है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और इस बीच देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। कट्टरपंथियों के दबाव में हिंदू को सरकारी निजी कंपनियों की नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो अत्याचार उनके साथ पॉसिबल है सब किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पोल खुलने और देश को बदनामी से बचाने के लिए वहां की सरकार हिंदू को भारत या किसी और देश में जाने की इजाज़त तक नहीं दे रही। जाहिर है अगर वहां के लोग बाहर जाएंगे तो वो ये तो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, अपनी आप बीती बताएंगे। और इस बदनामी के डर से भी ये हो रहा है कि उन्हें जाने भी नहीं दे रहे, उन्हें वहाँ रहने भी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ के हालात इतने ख़राब है कि अनुमति मिल जाए तो बांग्लादेश का हर हिंदू भारत आ जाए, ये कहना है कि बांग्लादेश स्थित एक शक्तिपीठ के पदाधिकारी का नाम। देखिए ये तमाम तरह की बातें जो इस बीच सामने आ रही हैं। सड़कों पर लगातार प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हैं, जिस तरह से वहाँ के मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, संतों की गिरफ्तारी हो रही है, इसका विरोध भारत में हो भी रहा है। बीएचपी लगातार इसका विरोध करी है। कुछ दिनों पहले हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी पूर्व आईपीएस की तरफ से और हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इस बीच अमेरिका में भी जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी लगातार अपील कर रहे हैं अमेरिका की सरकार से कि वो भी हस्तक्षेप करें। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले को उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार समाप्त हुई है, शेख हसीना वहाँ से गई हैं, उसके बाद से स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी अलग दिखाई दे रही हैं, गंभीर दिखाई दे रही हैं और दयनीय दिखाई दे रही हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। शिक्षाविद अवध ओझा आप में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, आईएएस कोचिंग देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर और मशहूर टीचर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए, चूंकि ये दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई।
माना जा रहा है कि अवध ओझा को चुनाव में टिकट मिल सकता है। अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी देखी गई है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अवध ओझा प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था और अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तस्वीर ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओझा सर, बच्चों के बीच मशहूर ओझा सर आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल देखिए, और ये खबर भी आपको मैं दिखा रही हूँ और दैनिक जागरण की ये खबर है। हेडलाइन आप देख सकते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और ओझा सर के शामिल होने के साथ ही आखिर जानकारी क्या है डिटेल में वो हम आपको देते हैं। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक अवध ओझा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओझा ने आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी टिकट से उतरने के भी संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि आप में शामिल हो चुके हैं, अब पार्टी का जो भी आदेश होगा उसी के तहत काम करेंगे। वहीं केजरीवाल ने अवध ओझा के 20 चुनाव लड़ने के बारे में कहा कि इस बारे में समय आने पर बताएंगे और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को दिशा देकर रोजगार के लिए तैयार किया है और प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि वो उनके वीडियो देखते हैं जिसमें वो युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। और इस मौके पर अवध ओझा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम से प्रभावित होकर आप में शामिल हुआ हूं और अवध ओझा ने 2005 में ही इतिहास विषय में विशेषज्ञता के साथ अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की थी। और इतना ही नहीं बल्कि रे अवध ओझा ने उनकी लोकप्रियता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और शिक्षा और प्रेरणा के बारे में 800 से ज्यादा वीडियो उन्होंने अब तक अपलोड किए। देखिए, अवध ओझा ये नाम नया नहीं है। सिविल सर्विसेज की या फिर सरकारी नौकरी की आप सीधे तौर पर कह लीजिए तैयारी कराने वाले अवध ओझा जो अब तक एक टीचर थे, जो अपने YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते थे और सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करते थे। अब उसी अवध ओझा ने, या कह सकते हैं कि बच्चों के अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में जनवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के साथ ही अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। मोनिका, बिल्कुल, देखिए बात करेंगे किसान आंदोलन की। भीषण जाम के बाद माने किसान 7 दिन के लिए टाला है दिल्ली को। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। नोएडा की सड़कों पर दिन भर हंगामा देखने को मिला। किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, उनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन शाम होते होते एक आंशिक कामयाबी मिली और प्रशासन के अधिकारी किसान नेताओं को सड़क से हटाने के लिए, मनाने के लिए कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले किसानों का जत्था तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल मार्च कर चुका था और इस दौरान दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बुरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 7 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि 7 दिन के इस मसले का हल नहीं निकलता है तो वो किसी भी सूरत में दिल्ली जाने से नहीं रुकेंगे। आंदोलन से नोएडा दिल्ली सीमा पर कई घंटे भीषण जाम रहा। पुलिस की घेराबंदी और बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ते किसानों को रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए। बिल्कुल देखिए, और ये आप देख सकते हैं खबर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसानों का 4.5 घंटे कब्जा, 8 घंटे जाम से जूझते रहे लोग और लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। देखिए, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस ने सुबह ही कर दिया था रूट डाइवर्ट और रूट डाइवर्ट करने के साथ ही लोगों को भी सतर्क और अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। देखिए, जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% आबादी भूखंड का लाभ मिले। किसानों की मांग क्या है, ये प्रदर्शन जो है या दिल्ली कूच का जो ऐलान है वो किसानों ने क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले हम वो बताते हैं आपको। देखिए, जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% आबादी भूखंड का लाभ मिले, जो अब तक किसानों का ये आरोप है कि नहीं मिला है। उनकी जमीन सरकार ने ले ली, लेकिन जो मुआवजा मिलना चाहिए वो कई किसानों को अब तक नहीं मिला है और कई किसानों को मिला भी तो सिर्फ आधा। किसानों के हित में की गई हाई पावर कमेटी की सिफारिश लागू की जाए, नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाए, 4 गुना मुआवजा
किसानों को मिलना चाहिए। यानी कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत किसानों का ये कहना है कि जो हमारी जमीन सरकार ने ले ली है, जो हमारी प्रॉपर्टी सरकार ने ली है, उस पर 4 गुना मुआवजा हमें मिलना चाहिए। भूमिहीन और भूमिधर को नौकरी या 15 लाख रुपए का लाभ मिलना चाहिए। सभी किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का जल्द लाभ दिया जाए। वहीं वेंडिंग जोन में भूमिहीन किसानों को 40% आरक्षण मिले और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में किसानों को आरक्षण और छूट दी जानी चाहिए। देखिए, अब तक उम्मीद ये की जा रही थी कि किसान जो है वो एमएसपी को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग, ये मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब कुछ नई मांगे भी किसानों के लिस्ट में जुड़ गई है, जिसमें से एक ये है कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का मुआवजा जो है वो 4 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। सुखबीर गले में, अगर हम देखें, सुखबीर गले में तख्ती पहन 11 दिन तक करेंगे पहरेदारी। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने सजा सुनाई है। बिल्कुल, देखिए, और करीब 2 महीने पहले शियत प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से तनखैया घोषित किया गया था। अकाल तख्त ने कहा था कि पंजाब सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह बादल ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसके पंथक स्वरूप की छवि को नुकसान पहुंचा था। इसके लिए अकाल तख्त ने सुखबीर बादल को गोल्डन टेम्पल में जूठे बर्तन साफ करने की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें श्री दरबार साहिब के बाहर बर्छा लेकर रहना होगा। उन्हें गले में तख्ती भी पहननी होगी। तो देखिए, फिलहाल अगर हम देखें तो जिस तरह से सजा सुनाई गई और श्री दरबार साहिब के बाहर बर्छा लेकर उन्हें खड़े रहने के साथ ही जूठे बर्तन साफ करने के निर्देश दिए गए हैं, सजा सुनाई गई है, ये भी काफी महत्वपूर्ण। देखिए, खबर आपको दिखा रहे हैं, दैनिक जागरण में छपी है और कुछ पंक्तियां भी साझा कर लेते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 सिंह साहिब की सोमवार को बैठक हुई है। बैठक में अकाली सरकार के समय डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को माफी देने और बेअदबी की घटनाएं होने, सिखों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों को पदोन्नति के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को पार्टी की ओर से टिकट देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और उनके कैबिनेट में मंत्री रहे नेताओं को पंथ का गुनाहगार माना गया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सभी को 11 दिन की धार्मिक सजा सुनाई है, जो 3 दिसंबर से शुरू होगी। इसके तहत पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से फख्र ए कौम खिताब वापस लेने का आदेश जो है वो जारी हो चुका है। सुखबीर समेत नेताओं को 11 दिन में से पहले दिन 1 घंटा शौचालय साफ करने के लिए कहा गया है, 1 घंटा जूते साफ करने के लिए कहा गया है, झूठे बर्तन साफ करने के लिए कहा गया है, 1 घंटा कीर्तन श्रवण करने और सुखमणि साहब का पाठ करने का आदेश दिया गया है। शौचालय साफ करने की सजा पहले दिन की होगी। जत्थेदार ने कहा, चूंकि सुखबीर और सुखदेव सिंह जो है व्हील चेयर पर है, ऐसे में वो शौचालय की सफाई नहीं करेगी, लेकिन उन्हें वक्त शेष सजाओं के साथ ही 11 दिन में गुरुद्वारा साहिब के बाहर गले में पट्टी डालकर, सेवादार की पोशाक पहनकर, बर्छा पकड़कर, बैठकर पहरेदारी करनी होगी। सभी को 3 दिन की सजा श्री हरमिंदर साहिब और शेष 8 दिन की सजा तख्त श्री केसगंज साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, गुरुद्वारा मुक्तसर साहिब और गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में 2-2 दिन भुगतनी होगी। ज्ञानी रघबीर सिंह ने शयद की कार्यकारिणी को सुखबीर का 3 दिन के भीतर प्रधानगी से इस्तीफा स्वीकार कर 6 महीने के अंदर पार्टी का पुनर्गठन करने का आदेश जो है वो जारी किया है। देखिए, सुखबीर समेत जो तमाम दोषी हैं उनके गले में तख्तियां डाली गई हैं। धार्मिक सजा सुनाने के तुरंत बाद सुखबीर बादल समेत समस्त दोषी अकाली दल के नेताओं के गले में तख्तियां डाल दी गई हैं और इन पर गुरबानी की पंक्तियां अंकित हैं। इनका भाव है कि हे वाहिगुरु, हम अपराधी हैं और तुम हमें माफ करो। ये तमाम चीजें जो हैं इस पर अंकित की गई हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मानवाधिकार आयोग ने मांगी है बवाल की रिपोर्ट। तो देखिए बवाल की रिपोर्ट मांगी गई है और संभल जाने को लेकर अड़े कांग्रेसी। दैनिक जागरण के साथ ही अमर उजाला में इसे तरजीह दी गई है। आपको बता दें, संभल में 24 नवंबर को शाही ईदगाह मामले को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं और डिटेल से पूरी जानकारी भी आपको देंगे।
देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक से 13 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर आयोग अब 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। तो देखिए, मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। जानकारी क्या है वो आपको दे देते हैं। संभल में 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वे में हुए हिंसा के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक से 13 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट तलब करने को कहा है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर आयोग अब 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। उधर लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और मुरादाबाद से संभल जाने की जिद पर अड़े कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने रोक दिया है। विधायक आराधना मिश्रा, मोन सहित अन्य नेताओं को घर में ही कैद कर लिया गया है। देखिए, जेल में बंद बवाल के आरोपियों से सपा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर चुका है। देश झुलसाने की साजिश की जा रही है, ये बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। इतना ही नहीं बल्कि चौकसी बरकरार है। पीएसी और पुलिस को मुस्तैद किया गया है, अलर्ट किया गया है। पटरी पर लौटी जिंदगी, बवाल के जख्म भूल चुके हैं लोग, लेकिन अभी भी जिस तरह से राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला है, इस बीच साक्षी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सिर्फ एक कोशिश लोगों के जख्मों को भरने की नहीं बल्कि उनके जख्मों को ताज़ा रखने के लिए की जा रही है और कहीं ना कहीं देश को झुलसाने की पूरी कोशिश, हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, विधायक आराधना मिश्रा को जाने से रोक दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस पहरे को धता बताते हुए रात में ही प्रदेश मुख्यालय में वो घुस गए। वहां रात भर कार्यालय में रहे और सुबह करीब 12:15 बजे अन्य नेताओं के साथ संभल जाने के लिए रवाना हुए। ड्राइविंग सीट खुद अजय राय ने संभाली और बगल में पूर्व सांसद पीएल पुनिया को बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गेट के बाहर भारी संख्या में फोर्स आ गई और फोर्स ने गाड़ी को रोक दिया। देखिए, अगर हम बात कर लें विपक्ष की, तो ये हम सब जानते हैं कि विपक्ष को अभी फिलहाल संभल जाने से रोका गया है और अभी लगभग 10 दिसंबर तक कोई भी विपक्षी नेता संभल जाकर किसी भी पीड़ित से मुलाकात नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राम मंदिर के परकोटे में उभरने लगा है शिव, सूर्य और माता दुर्गा का मंदिर का स्पष्ट स्वरूप। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस है, अमर उजाला में भी छपी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराजमान होने को वर्ष भर का समय पूर्णता की ओर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह पूर्वक मनाने की योजना तैयार कर ली है। इसी के अनुसार मंदिर निर्माण के शेष कार्य में तेजी आई है। बिल्कुल, देखिए, परकोट में निर्माणाधीन शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर में से कुछ का स्पष्ट स्वरूप उभर आया है। शेष में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यही स्थिति मंदिर के शिखर निर्माण की भी है। देखिए, हेडलाइन दिखा रहे हैं, अमर उजाला अखबार मेरे हाथ में है और एक बार डिटेल में बता भी देते हैं। तो परकोटे के 6 में से 3 मंदिरों का निर्माण पूरा है और राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली दफा जारी की है सभी 6 मंदिरों की तस्वीर। ये दिलचस्प है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के विराजमान होने को साल पूरा होने को है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह पूर्वक मनाने की योजना रचना की है। इसी के अनुसार मंदिर निर्माण के शेष कार्य में तेजी आई है। परकोटे में निर्माणाधीन सभी 6 मंदिरों की तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार जारी की है। परकोटे के 3 मंदिर लगभग तैयार हैं, जबकि 3 मंदिरों का काम तेजी से चल रहा है। 14 फीट ऊंचे परकोटे का प्रयोग राम मंदिर के आंतरिक परिक्रमा पथ के रूप में भी प्रयोग में किया जाएगा। 10 लेयर बनकर तैयार हो चुकी है राम मंदिर के शिखर की। और देखिए, 2025 अगस्त तक परकोटे का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य जो है वो जारी किया गया। तो गणेश मंदिर की तस्वीर भी छापी गई है, माता अन्नपूर्णा मंदिर की तस्वीर भी छापी गई है और सूर्य मंदिर की तस्वीर भी बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर छापी गई। और जैसा कि पहले जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार जारी की है सभी 6 मंदिरों की तस्वीर भी। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। 2.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से सीधे देहरादून। खुशखबरी है आपके लिए और नवभारत टाइम ने इस खबर को तरजीह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और
पर्यावरणिक सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का कार्य अंतरिम चरण में है और इस एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा और इससे जहां लोगों का आवागमन सरल होगा, चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और ज़्यादा सुगमता होगी। तो अब अगर आप दिल्ली से देहरादून जाना चाहते हैं तो समय आपको सिर्फ लगेंगे 2 घंटे और 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून घूमकर वापस अपने घर आ सकते हैं। देखिए, इस अखबार में इस खबर को इम्पोर्टेंस है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको देहरादून और दिल्ली दोनों ही जगह वाइस वर्सा जाना पड़ता है बहुत फ्रिक्वेंट। क्योंकि देखिए 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन तमाम लोगों के लिए जिनको बहुत ही फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना होता है, कम्यूट करना होता है। पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। देखिए 213 किलोमीटर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई। ये खास है, मैं इसलिए बता रही हूँ, देश की तीसरी एलिवेटेड रोड है। 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार और 3 घंटे में दिल्ली से ऋषिकेश का सफर आप पूरा कर पाएंगे। 32 किलोमीटर लंबाई के 2 सेक्शन है, दिल्ली बागपत के बीच बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत सारी इको फ्रेंडली फीचर्स भी हैं और शोर से जानवरों की सुरक्षा का भी ख्याल जो है वो रखा गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और फिलहाल इस शो को यहीं पर खत्म करते हैं। हालांकि न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।